वेलकम डियर व्यूअर्स। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री यानी कि प्रकाश रासायनिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी ऑल ओवर इंडिया कॉमन सिलेबस के तहत बीएससी पार्ट तृतीय की फिजिकल केमिस्ट्री में फोटोकेमिस्ट्री की एक यूनिट है और आज हम उसी का यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं हम सबसे पहले इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। अर्थात हमारा जो पदार्थ है वो पदार्थ जब भी किसी विकिरण का अवशोषण करता है तो उसके साथ वो किस प्रकार से अंतरक्रिया करता है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश विकिरण का अवशोषण करता है तो इंटरेक्ट करता है तो कुछ भाग अवशोषण होता है उसका, कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ भाग वहाँ से ट्रांसमिट हो जाता है। हम ये जानते हैं कि बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होने की वजह से उस पदार्थ में भौतिक एवं रासायनिक जो परिवर्तन है वो संभव हो सकते हैं। यहाँ हम जिन विकिरणों की बात कर रहे हैं वो विकिरणें 200 से 800 नैनोमीटर रेंज की है, अर्थात हम मोस्टली यूवी विजिबल रेंज की बात कर रहे हैं और पार्टली आईआर रेडिएशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इन विकिरणों के पास में इतनी पर्याप्त ऊर्जा है कि वे हमारे जो रासायनिक बंध हैं उसके साथ में वो इंटरेक्ट कर सकें और वहाँ उसके साथ वे किसी न किसी प्रकार का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन संपन्न हो सके। इसी वजह से हम प्रकाश रसायन को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यह है हमारे रसायन विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें कि हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम किसी पदार्थ का विकिरणों के साथ अंतरक्रिया का अध्ययन करते हैं और उनसे होने वाले भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस हैं वो दो प्रकार से संपन्न हो सकते हैं, या तो फोटोफिजिकल प्रोसेस और दूसरा है फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या है कि ये प्रोसेस तब संपन्न होते हैं जबकि किसी पदार्थ के द्वारा लाइट का कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन होता रहे। यदि अवशोषण के पश्चात वो जो पदार्थ है वो तुरंत ही प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन शुरू कर देता है तो ये घटना कहलाती है फ्लोरोसेंस। यानी कि अवशोषण के साथ साथ ही विकिरणों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है तो ये बड़ी घटना क्या कहलाती है, फ्लोरोसेंस। लेकिन यदि पदार्थ कुछ विकिरणों का उत्सर्जन अवशोषण के समाप्त होने के पश्चात भी करता रहे, या यूँ कहें कि हम प्रकाश विकिरण को पदार्थ पर डालना जब बंद कर दें, अर्थात जब वो अवशोषण उसका रुक जाए, उसके पश्चात भी यदि वो कुछ विकिरणों का उत्सर्जन यदि करता रहता है तो उस परिघटना को हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। कभी कभी कुछ परिस्थिति में यह भी होता है कि वो जो प्रकाश ऊर्जा है वो इतनी अधिक होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को उसके बाउंड्री से क्रॉस करा देती है, जैसे कि हम सामान्य रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना भी कहते हैं। तो जो फोटोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो दो प्रकार से संपन्न हो सकते हैं, या तो फोटोफिजिकल प्रोसेस जिसमें कि हम फ्लोरोसेंस को पढ़ते हैं, फॉस्फोरेसेंस पढ़ते हैं, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिघटना हो सकती है। दूसरा फोटोकेमिकल प्रोसेस। ये जो प्रोसेसेस हैं वो प्रकाश का अवशोषण जब हमारा पदार्थ उपस्थित है उसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो अवशोषित करें उस ऊर्जा को, और उसके पश्चात वो किसी न किसी प्रकार की फोटोकेमिकल रिएक्शंस को संपन्न करें। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी अभिक्रिया जो कि प्रकाश के अवशोषण के पश्चात संपन्न हो रही हो, जो कि सिंथेटिक हो सकती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रकार की हो सकती है, या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो सकती है। थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए क्रियाकारकों के पास में एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे कि हम सक्रियण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो उन क्रियाकारी अणुओं को उस सक्रियण ऊर्जा के स्तर तक आने
के संदर्भ में यदि हमें अभिक्रियाओं को देखना है तो वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो थर्मली या फोटोकेमिकली। तो जो थर्मल रिएक्शंस हैं, इसका मतलब जो हमारे क्रियाकारी अणु हैं वो इस एनर्जी लेवल तक, एक्टिवेशन एनर्जी लेवल तक कैसे पहुंचते हैं? ऊष्मा के अवशोषण के द्वारा, यानी कि या तो ताप बढ़ा दें हम। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एक दूसरे से टकरा करके अपनी ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो ऊष्मीय एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल तक पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के वो जो अभिक्रिया है वो उनकी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो वो रिएक्शंस कहलाती हैं थर्मल रिएक्शंस। ये एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन होने से अमोनिया का निर्माण होता है, तो ये थर्मल रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो वे रिएक्शंस जो कि इंड्यूस या अफेक्टेड होती हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, यानी कि प्रकाश विकिरणों के द्वारा। तो जो नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं, यानी कि कितने मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड होंगे, वो डिपेंड किस पे करेगा? इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जो आपतित विकिरण है उस आपतित विकिरण की तीव्रता पर वो उनके सक्रिय अणुओं की संख्या है वो निर्भर करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में। डिसोसिएशन ऑफ HBr अनदर एग्जांपल, एंड द पॉलीमराइजेशन भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से संपन्न हो सकता है। नाउ हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस? हियर इज द कंपैरिजन बिटवीन द थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और टेम्परेचर, यानी कि ये वे अभिक्रियाएं हैं जो कि ऊष्मा या ताप के द्वारा क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। जबकि ये इनिशिएट किससे होती हैं? प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के द्वारा। यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा का जो स्तर है वो किस प्रकार से आया जाता है? आपस में अणुओं की टक्करों के माध्यम से, जबकि यहाँ पर फोटोन के अवशोषण के द्वारा। थर्मल रिएक्शंस में डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। ये ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि थर्मल रिएक्शंस यानी कि जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर एज पर गिब्स रूल डेल्टा जी, दैट इज एट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बिकम्स नेगेटिव। तो इसीलिए ये जो अभिक्रियाएं हैं वो सामान्य तौर पर क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं डेल्टा जी के रेफरेंस में, इसलिए फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। जबकि इनमें फ्री एनर्जी चेंज कैन बी पॉजिटिव। ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस हैं, जबकि ये रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। हाँ, कुछ एग्जांपल जैसे कि फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है, यानी कि स्वतः प्रेरित अभिक्रिया होती है। थर्मल रिएक्शंस नॉन सेलेक्टिव हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका केवल एक अणु को हम सेलेक्टिवली गर्म नहीं कर सकते, वरन उसके सारे अणु क्या होते हैं? गर्म होकर के एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाते हैं। जबकि यहाँ पर सेलेक्टिव हो सकता है, क्योंकि केवल वे ही अणु प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करेंगे जो कि एक निश्चित ऊर्जा स्तर पर उपस्थित होंगे। थर्मल रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि ताप के द्वारा। ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है, जबकि यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पे निर्भर करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, यानी कि प्रकाश विकिरण की तीव्रता पर। These reactions can be catalyzed by the presence of catalyst। किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति की वजह से थर्मल रिएक्शंस को क्या किया जा सकता है? उत्प्रेरित किया जा सकता है। जबकि ये किसी फोटोसेंसिटाइजर यानी कि प्रकाश संवेदी पदार्थ होते हैं, उनके द्वारा हम इन अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं? उत्प्रेरित कर सकते हैं। हाँ, इन पर किसी उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार से प्रकाश का अवशोषण होता है और उस अवशोषण को कौन से नियम गवर्न करते हैं, उसमें सर्वप्रथम है लैम्बर्ट का नियम। लैम्बर्ट के अनुसार क्या है कि किसी भी एक वर्णी प्रकाश की किरण जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम में से गुजरती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ अवशोषित होता है और कुछ भाग उसका परावर्तित होता है। इस प्रकार से इंसिडेंट रेडिएशन है वो हमारे सैंपल या जो अवशोषण माध्यम है वहाँ से गुजरती है, तो वहाँ पर कुछ विकिरण क्या हो गई? अवशोषित हो गई, कुछ विकिरण ट्रांसमिट हो गई, तो कुछ विकिरण रिफ्लेक्टेड हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि I0 यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है
वो टोटली रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड के इक्वल है। या हम कह सकते हैं कि सिंस द रिफ्लेक्टेड लाइट इंटेंसिटी इज वेरी लो, सो I0 इज इक्वल टू IA प्लस IT, तो अवशोषण विकिरण की तीव्रता IA क्या हो गई, I0 माइनस IT के बराबर हो गई। लैम्बर्ट ने 1760 में लैम्बर्ट नियम का डेरिवेशन किया और उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम एक वर्णी प्रकाश की किरण को किसी समांगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से गुजारते हैं तो अवशोषण माध्यम की थिकनेस, मोटाई के साथ साथ आने वाली विकिरण की तीव्रता में जो कमी है वो किसके समानुपाती है, आने वाली विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। अर्थात the intensity of light radiation यानी कि जो decrease in the intensity of light radiation with the thickness, decrease in intensity of the light radiation with the thickness of the absorbed medium is directly proportional to the intensity of the incident radiation। ये लैम्बर्ट के अनुसार ये नियम है। This becomes equation number 1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने पर हमारे पास में एक कांस्टेंट आया के, जिसे कि हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, इसे हम कहते हैं अवशोषण गुणांक। K इज नोन एज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि लैम्बर्ट नियम और इसके पश्चात बियर नियम या लैम्बर्ट बियर नियम, वहाँ पर कुल मिलाकर के 3 प्रकार के आपके पास में स्थिरांक आएंगे। उन तीनों स्थिरांकों के सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग वैल्यूज है, जिन्हें जानना और समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर लैम्बर्ट नियम में जो पहला स्थिरांक है K, उसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक, जो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एब्जॉर्प्शन मीडियम, यानी कि जो अवशोषण माध्यम है उसकी प्रकृति पर, और ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जो आने वाली विकिरण है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, न कि तीव्रता पर। लैम्बर्ट लॉ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस di/dx बराबर KI, तो यहाँ से हम I को नीचे ले आएंगे, dx को इधर ले जाएंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि I नीचे ले आए हम, माइनस K dx इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को हम यदि बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके यदि इंटीग्रेट करें, बाउंड्री कंडीशंस यानी कि अवशोषण माध्यम की मोटाई 0 से अवशोषण माध्यम की फुल जो थिकनेस है x वहाँ तक, और इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी I0 से ट्रांसमिटेड की इंटेंसिटी तक यदि हम उसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो हम इसे लिख सकते हैं I0 से IT इंटीग्रेशन लिमिट है, और यहाँ x0 से x बराबर x इंटीग्रेशन लिमिट है थिकनेस की। हम जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो यहाँ पर भी 1/i का इंटीग्रेशन होगा नेचुरल लॉग ऑफ i, और dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो इसकी इंटीग्रेशन ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ i। बाउंड्री कंडीशंस IT I0 माइनस के x, dx का x और xx। तो यहाँ पर यदि हम नेचुरल लॉग ऑफ IT माइनस I0 हो जाएगा ये, और माइनस के x माइनस 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, 0 हो जाएगा तो माइनस के x रह जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन बन गई है नेचुरल लॉग ऑफ IT माइनस नेचुरल लॉग ऑफ I0 बराबर माइनस के x। अगेन सिंप्लीफाई किया तो IT बाई I0 डिवाइड कर दिया यहाँ पर कि log A माइनस log B बराबर log A अपॉन B होता है। इक्वेशन नंबर 4 ये आगे काम आनी है इक्वेशन हमारी। इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल लॉग को हटाने पर जो सामने वाली टर्म होती है वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर में कन्वर्ट हो जाती है, तो IT अपॉन I0 बराबर e रेज़ टू द पावर माइनस kx। इसका मतलब जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है उसके इंटेंसिटी क्या है हमारे पास में, IT बराबर I0 e टू द पावर माइनस kx। ये भी एक प्रकार से लैम्बर्ट नियम का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर कह सकते हैं। इक्वेशन 4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ये जो इक्वेशन 4 है जिसे हमने बताया था कि अभी काम आना है, तो यहाँ पर हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2.303 log IT अपॉन I0, 2.303 log IT अपॉन I0 बराबर माइनस kx। 2.303 को यहाँ ले आए हम, again k upon 2.303 becomes new constant k dash which is known as extinction coefficient, विलोपन गुणांक। क्या कहते हैं इसे हम, विलोपन गुणांक। ध्यान रखिएगा k अवशोषण गुणांक, k dash विलोपन गुणांक, k dash is k upon 2.303। कहाँ, लैम्बर्ट नियम में, ये ध्यान रखना है। अगेन
यदि आई जीरो ऊपर कर देंगे, आई टी नीचे कर देंगे, तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अगेन log I0 अपॉन IT इज नोन एज एब्जॉर्बेंस, अवशोषणता A या ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशीय घनत्व D। सो log I0 अपॉन IT इज इक्वल टू A और D इज इक्वल टू K डैश X। इसका मतलब जो एब्जॉर्बेंस है यानी कि जो अवशोषणता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस X ऑफ एब्जॉर्प्शन मीडियम व्हेन इट एब्जॉर्ब ए मोनोक्रोमेटिक लाइट रेडिएशन। यानी कि जब भी एक वर्णीय प्रकाशीय किरण का अवशोषण होता है तो जो लैम्बर्ट के अनुसार अवशोषणता है वो किसके समानुपाती है, सीधे सीधे उस समांगी अवशोषक माध्यम की मोटाई के समानुपाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है कि यहाँ हमने पिछली स्लाइड में निकाला था हमने IT बराबर I0 E माइनस KX। हमें पता है कि I एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू I0 माइनस IT। तो यहाँ यदि हम IT की वैल्यू को रख दें तो I0 E माइनस KX, तो अगेन एक और फॉर्म यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस की है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट लैम्बर्ट बियर्स लॉ, या यूँ हम कहें कि एक्सटेंशन ऑफ लैम्बर्ट लॉ। दिस इज एन एक्सटेंशन टू द लैम्बर्ट्स लॉ और बियर ने 1852 में अप्लाई किया था किन के लिए, सॉल्यूशन के लिए। और क्या कहा उन्होंने कि जब भी हम किसी एक वर्णिक प्रकाश की किरण को समांगी विलयन में से पास करते हैं तो जो अवशोषण विकिरण की तीव्रता में कमी है वो सीधे सीधे समानुपाती होती है किसके, अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ साथ ही विलयन की सांद्रता के भी। अर्थात यहां पर अब हम कहेंगे क्या कि द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, या यूं कहो कि डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विद द थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन मीडियम is directly proportional to the intensity of the incident radiation and also on the concentration of the solution. So we can write proportionality constant as epsilon minus di by dx बराबर epsilon IC। अगेन यहाँ पर important ये constant, लैम्बर्ट में फर्स्ट कांस्टेंट K that is known as absorption coefficient, second constant was K dash that is known as extinction coefficient, now epsilon is known as extinction coefficient also or known as molar absorption coefficient। क्या है, मोलर अवशोषण गुणांक epsilon। Value of the molar absorption coefficient is depends on the nature of absorption medium। अगेन ये अवशोषण गुणांक भी किस पे निर्भर करेगा, अवशोषण माध्यम की प्रकृति पर और आने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य पर। अगेन लैम्बर्ट इक्वेशन को हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। I को हम जो कॉमन वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे इधर ले लिया और x उधर ले लिया। सो और नेगेटिव साइन सामने कर दिया, di by ai बराबर माइनस एप्सिलॉन c dx। अगेन वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बाय टेकिंग बाउंड्री कंडीशंस x 0 to x बराबर x एंड I0 to IT। सो बाय अप्लाइंग लिमिट्स और बाउंड्री कंडीशन ये अप्लाई किए हमने, 1 अपॉन I इंटीग्रेशन अगेन नेचुरल लॉग ऑफ I एंड dx का इंटीग्रेशन अगेन x। तो एप्सिलॉन c x इज द इंटीग्रेशन रिजल्ट ऑफ दिस। तो नेचुरल लॉग ऑफ IT अपॉन I0 बराबर माइनस ई सी एक्स। अगेन इस इक्वेशन को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, नेचुरल लॉग को हटाएंगे तो सामने वाली टर्म एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गई। सो IT बिकम्स I0 e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि I एब्जॉर्बेंस को आपको लैम्बर्ट बियर फॉर्म में निकालना है, तो IT बराबर I0 e टू द पावर माइनस ई सी एक्स को आप यहाँ पर रखिए और ये I0 कॉमन आ गया, तो I बराबर I0 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। अगेन हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ IT अपॉन I0 बराबर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। हमने इसका यहाँ पर ये फ्रॉम इक्वेशन 11 उपयोग किया, तो नेचुरल लॉग ऑफ IT अपॉन I0 ये इक्वेशन थी हमारी। हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, ये कन्वर्ट कर दिया 2.303 लॉग IT अपॉन I0। अगेन इसको हम नीचे ले लेंगे 2.303 को, तो IT अपॉन I0 बराबर माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2.303 CX। मोस्ट इंपॉर्टेंट, this will
become again an important coefficient, epsilon dash, which is known as molar extension coefficient previously, but nowadays it is termed as molar absorption coefficient or molar absorptivity. यानी कि पहले इसे हम क्या कहते थे, मोलर विलोपन गुणांक के नाम से जाना करते थे, लेकिन अब हम इसे क्या कहते हैं, मोलर अवशोषण गुणांक या मोलर अवशोषणता. तो व्हाट इज मोलर एब्जॉर्बिविटी इज एप्सिलॉन डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2.303 log IT अपॉन I0 बराबर माइनस एप्सिलॉन डैश CX. अगेन इसको हम I0 ऊपर कर देंगे तो इसे हम एब्जॉर्बेंस की टर्म में ले आएंगे. I0 अपॉन IT बराबर एप्सिलॉन डैश CX. So log I0 upon IT is known as absorbance A or optical density. So Beer's law becomes log I0 upon IT बराबर A और D is equal to epsilon dash CX. यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं from the above equation that A और D is directly proportional to the concentration. यानी कि absorbance और optical density is directly proportional to the concentration of absorption medium, that is solution. So plot between A and C, यानी कि A और C के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में आएगा जो कि ओरिजिन्स केंद्र और मूल से गुजरता हुआ दिखेगा, लेकिन स्लाइटली डेविएशन एट हायर कंसेंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता पर उसमें थोड़ी सी विकृति नजर आती है. ये ग्राफ यहाँ हम ले रहे हैं क्या, एब्जॉर्बेंस, और इस एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं, कंसेंट्रेशन. तो ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन हायर कंसेंट्रेशन पे जाकर के क्या हो गया, डेविएशन हो गया यहाँ पर, और इसका स्लोप EDSCX के रूप में होगा. यहाँ ये कारण दिखाया गया है कि क्या कारण है कि उच्च सांद्रता पर ये यहाँ पर क्या है, विचलन आ जाता है. तो क्या कारण है कि उच्च सांद्रता पर एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी अधिक सांद्रता होगी तो उनके मध्य इंटरेक्शन होगा. तो उस इंटरेक्शन अधिक होने से उनकी जो एब्जॉर्प्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो उनमें जो अवशोषण का गुण है वो क्या होगा, प्रभावित होगा. और साथ के साथ ही हाई कंसेंट्रेशन पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सॉल्यूशन का, वो भी इसकी जो अवशोषण के जो गुण है इसको क्या करता है, परिवर्तित कर देता है. इस वजह से बियर के अनुसार जो विचलन है उच्च सांद्रता पर, वो इस कारण से हम यहाँ पर समझा सकते हैं. एट लास्ट आज के टॉपिक का जो लास्ट स्लाइड है हमारी, वो है लिमिटेशंस ऑफ द लैम्बर्ट-बियर लॉ. लैम्बर्ट-बियर लॉ की क्या सीमाएं हैं कि ये किन किन विलयनों पर कार्य करता है और कब कब काम करता है. तो पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी मोनोक्रोमेटिक. तो जो रेडिएशन है हमारी क्या होनी चाहिए, एक वर्णी होनी चाहिए. सेकंड, अप्लाइज ओनली ऑन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि केवल तनु विलयनों पर कार्य करता है, हायर कंसेंट्रेशन पर डेविएशन हो जाता है. टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, बिकॉज एब्जॉर्बेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्योंकि अवशोषणता किस पर निर्भर करती है, तापमान पर. एंड देयर इज बेथोक्रमिक शिफ्ट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि हम ताप बढ़ाएंगे तो बेथोक्रमिक शिफ्ट भी क्या होगी, यहाँ पर होगी. सच इम्प्योरिटीज, यानी कि ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि हमारी उस विकिरण का ही अवशोषण कर ले जिसको कि हमारे उस सैंपल को अवशोषण करना था, तो उस परिस्थिति के अंदर डेविएशन निश्चित रूप से ही होगा. यदि किसी भी प्रकार से विलयन में कोई संगुणन या वियोजन की परिघटना होती है तो निश्चित रूप से क्या होगा, विचलन होगा. दिस लॉ डज नॉट अप्लाइज ऑन सस्पेंशन, यानी कि जो भारी विलयन होते हैं, निलंबन होते हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं हो सकता. सो थैंक्स फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर ऑन द फोटोकेमिस्ट्री. So dear students, I hope you will understand about how photochemical reactions are working and what are the laws that governs the photochemical reactions, especially Lambert law and Lambert-Beer's law. निश्चित रूप से आपको ये लेक्चर आपके लिए लाभप्रद होगा और आपको पसंद आया होगा. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए. किसी भी प्रकार का आप कमेंट यहाँ पर देना चाहें तो आप कमेंट यहाँ पर सेक्शन में लिख करके कमेंट दे सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो के बारे में डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी है. नेक्स्ट लेक्चर में
फोटोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिस्ट्री के विभिन्न नियमों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनसे कि फोटोकेमिस्ट्री को